Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for MTCAT, and today I am going to discuss absorption in small intestine. So let's move to the classboard. Dear students, now absorption in small intestine. In the previous lecture we have discussed the digestion in small intestine. तो इससे पहले ड्यूडेनम और जेजुनम में जो कुछ भी आपने खाया था वो और उसको मुकम्मल तौर पर फाइनल डिफ्यूजिबल सिंपल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया गया था। जो आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाए थे उनको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज में यानी कि मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट कर दिया गया था फाइनली इन द जेजुनम। और जो आपने प्रोटीन्स खाए थे वो मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट होने के बाद नाउ दे आर कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन्स विच आर कॉल्ड एज द अमाइनो एसिड्स। और आपने जो फैट्स खाए थे, लिपिड्स खाए थे या ऑयल्स से, किसी भी तरह का फैट था या किसी भी तरह का लिपिड था, अल्टीमेटली दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू द फैटी एसिड एंड द ग्लिसरॉल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन बने, अब बारी है कि इनकी एब्जॉर्प्शन की, कि अब ये एब्जॉर्ब होंगे तो तभी हमें इससे फ़ायदा हो सकता है। और आपको पता है कि जो हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, इट एग्जिबिट्स होलोजोइक न्यूट्रिशन। हम इसे कहते हैं, हमारे अंदर जो डाइजेस्टिव या न्यूट्रिटिव सिस्टम है, that is holozoic nutrition. It involves ingestion, then digestion, then absorption, then assimilation and finally the egestion. ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स, ये सारे प्रोसेसेस हैं, मिल करके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है। तो हमने इंजेशन भी कर ली, हमने उसकी डाइजेशन भी कर ली, अब बारी है उसकी एब्जॉर्प्शन की। तो एब्जॉर्ब होगा तो तभी वो हमारे काम का है। अगर जो कुछ खाया और एब्जॉर्ब ना हुआ वो हमारे किसी काम का नहीं है, इट विल बी वेस्टेज एज इट इज़। जिस तरह से वो खाया था उसी तरह से वो वेस्ट हो जाएगा। तो उसकी एब्जॉर्प्शन जो है दैट टेक्स प्लेस इन द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज कॉल्ड एज आइलियम। सो द एब्जॉर्प्शन of nearly all products of digestion takes place in, dear students, it's an MCQ, in ileum. The last or the terminal part of small intestine and also the longest part of the small intestine. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन एज इट वैसे ही सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है पूरे डाइजेस्टिव ट्यूब का, 6 मीटर लॉन्ग, लेकिन उसमें भी 3.5 मीटर सिर्फ आइलियम है। यानी इस स्मॉल इंटेस्टाइन में भी सबसे लंबा जो पार्ट है वो आइलियम है। सो आइलियम, इट इज 3.5 meters long tube having many folds. इसमें folds मौजूद हैं which have numerous finger-like projections called villi. Due to which, इन विलाय की वजह से, ड्यू टू विच द folds of small intestine
मतलब कि यहां पर हम आइलियम की बात करें, ठीक है, आइलियम गिव velvety appearance, velvety appearance। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर न्यूमरस फोल्ड्स हैं, ठीक है, इट इज़ फोल्डेड। फोल्ड्स का मकसद है कि ताकि एरिया ऑफ जो सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन उसको इंक्रीज किया जाए, और सरफेस एरिया को मज़ीद इंक्रीज किया जाता है बाय न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको हम विलाय कहते हैं। और विलाय की वजह से जो वो फोल्ड्स हैं दे अपीयर वेलवेटी। जैसे वेलवेट का कपड़ा आपने देखा होगा, वेलवेट के ऊपर वो छोटे 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 इस तरह से वो सॉफ्ट सॉफ्ट उभरे हुए पार्ट्स होते हैं, इसी तरह से वेलवेटी अपीयरेंस आ रही होती है। वी से वेलवेटी और वी से विलाई याद रखिएगा एमसीक्यूज़ के लिए, ठीक है। सो वेलवेटी अपीयरेंस इज ड्यू टू विलाई। और वेलवेटी अपीयरेंस होती कहाँ पर है? इन द आइलियम ऑफ आइलियल फोल्ड्स, इन द आइलियल फोल्ड्स। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर विलाई की जो यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है दैट इज द विलस। सो इसके हवाले से हम डिटेल से बात करेंगे। जो कुछ भी प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन है इसी के अंदर ही एब्जॉर्ब होने, तो किस तरह से एब्जॉर्ब होने, किस प्रोसेस के जरिए एब्जॉर्ब होने, ऑल ऑफ द डिटेल्स विल बी शेयर्ड। सो nearly all products of digestion are absorbed by hepatic portal system to the liver। जो कुछ भी आपने खाया, जो कुछ भी आपने पिया, जो कुछ खाया पिया, अल्टीमेटली एब्जॉर्ब होने के बाद हमारी जो ये गट है वहाँ से, यानी कि जो हमारा जो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, वहाँ से सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होकर के सबसे पहले कहाँ पर पहुँचेगी? लिवर में। इंटेस्टाइन्स और लिवर के दरमियान में देयर इज़ अ नेटवर्क ऑफ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। वहाँ पर हेपेटिक पोर्टल वो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, वेन्स हैं, वो अल्टीमेटली मिलकर के बनाएंगी हेपेटिक पोर्टल वेन, और वो हेपेटिक पोर्टल वेन इट विल बी ड्रेन्ड इनटू द लिवर। लिवर में पहुंचेगा, लिवर उसको छानबीन करेगा, उसके अंदर कोई किसी भी तरह का अगर कोई टॉक्सिक मटेरियल है, किसी भी तरह की कोई मतलब कि हार्मफुल ड्रग है, उसको डिटॉक्सिफाई करेगा। उसकी क्लियरेंस करने के बाद, इसीलिए तो आपने पढ़ा था कि लिवर को सेंट्रल मेटाबॉलिक स्टेशन भी कहते हैं, या सेंट्रल क्लियरिंग हाउस भी कहते हैं। तो ये जो कुछ भी आया था आपने खाने के बाद एब्जॉर्ब हुआ, उसको क्लियर करेगा कि उसमें कोई नुकसानदेह चीज़ तो नहीं है। अगर कोई नुकसानदेह चीज़ हुई तो उसको रिमूव करेगा, और फिर उसके बाद उसको हेपेटिक वेन के जरिए इन्फीरियर वेना केवा में भेजेगा। इन्फीरियर वेना केवा फिर आगे हार्ट में, और फिर हार्ट से पूरी बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इतना बेहतरीन सिस्टम है अल्लाह ताला ने हमें दिया कि इतने फिल्टर्स हैं। हम जो कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, माउथ से स्टार्ट हो जाता है उसका फिल्टर होना, स्टमक में पहुंचकर मजीद फिल्ट्रेशन, आगे इंटेस्टाइन में पहुंच के मजीद उसकी फिल्ट्रेशन, फिर वहाँ से जब एब्जॉर्ब होकर के लिवर में पहले पहुंचाया जाता है, वहाँ पर मजीद उसकी फिल्ट्रेशन हो रही है। रास्ते में बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, वो लिम्फेटिक सिस्टम है आपका जो कि उसको फिल्टर कर रहा होता है, ठीक है, स्प्लेन फिल्टर कर रही होती है। सो किसी भी तरीके से बस उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो कि आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, जो टॉक्सिन्स जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, उनके असरात को ज़ाइल करके, उनको बॉडी से रिमूव करके, और आप तक सिर्फ प्योर चीज़ पहुंचाई जाती है। क्लियर? सो थैंक्स टू अल्लाह जिसने इतना ज़बरदस्त सिस्टम हमें प्रोवाइड किया। अब डिस्कस करते हैं सो हियर इज the small intestine, the ileum.
So these are the folds in the ileum. Here is the cut section, a little bit cut section. तो ये ऊपर connective tissue की layer सबसे ऊपर serosa, all this is serosa. उसके नीचे longitudinal muscles, smooth muscles. उसके नीचे की जो लेयर है that is of the smooth circular muscles. Clear? और यहाँ पर आ रही हैं फिर the branches of the hepatic portal system. Clear? Along with the arterial blood supply, यहाँ पर वो भी पहुँच रही है. और यहाँ पर मौजूद हैं छोटे छोटे ये finger like projections. These are called villi, जो कि इन folds के ऊपर मौजूद हैं, जिसकी वजह से folds की appearance क्या आती है? Velvety appearance, like this. So this is the structure of small intestine. These are the veins of hepatic portal system. यहाँ से drain करके लेकर जाएंगे towards the liver. This is serosa, the outermost layer, the first layer of the outermost layer of the digestive tract. उसके नीचे ये longitudinal muscles, smooth muscles are there. And these are the smooth circular muscles. Clear? So forming the muscularis. और उसके नीचे फिर मौजूद है म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा, वो उसके नीचे है. ठीक है. और so here is it is the cut section. So these are the folds of ileum, and these are villi. Singular is villus. So ये बहुत सारे होते हैं, इनको villi कहा जाता है. ठीक है. इनमें से एक को थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं. How it would look like. So this is the simple single cell layer of the villus.
और इनके सेंटर में मौजूद है a lymph capillary, and it is covered with a network of blood capillaries. So here is a capillary network. तो यहाँ पर ये दो जो विलस है मैंने आपसे शेयर किए हैं। तो दिस इज द epithelial लेयर ऑफ सेल, सिंगल एक ही लेयर है, और ये यहाँ पर आपको जो सी ऑरेंज कलर में नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड द लैक्टील, और इसमें ये आपको जो नजर आ रहा है दिस इज द ब्लड कैपिलरी नेटवर्क, ब्लड कैपिलरीज। और ये इन विलाय के नीचे यहाँ पर बेस के ऊपर ये जो रीजन है इसे कहते हैं क्रिप्ट, दिस इज कॉल्ड द क्रिप्ट। तो ये भी एक विलस है इसी तरह से, ठीक है। तो ये बेसिक कंपोजिशन है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है एंटीटस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एपिथेलियल लेयर है इसमें कौन सी एपिथेलियम मौजूद है? इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर, ठीक है, एमसीक्यू उसके लिए मार्क करें। और जो लैक्टील्स हैं, लैक्टील्स कौन सी? ये लिम्फेटिक वेसल है, लिम्फ नोड है, या फिर कोई बड़ी वेसल है, या फिर लिम्फ कैपिलरी है। जी डियर स्टूडेंट्स, सो मैंने जैसे आपसे पहले भी जिक्र किया, इट इज अ लिम्फ कैपिलरी which is surrounded by blood capillaries. Clear? So that is the structure. और इसमें से भी तो ये छोटे छोटे इसकी सरफेस एरिया, एक तो उसके जो फोल्ड्स हैं सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं, दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो छोटे छोटे ये स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिसमें इसको हमने एक बड़ा करके देखा है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ विलस, दिस इज अ विलस, ये एक विलस है, ये दूसरा विलस है, इसके पीछे जो बहुत सारे हैं। और अब जो विलाय इन इसका सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, इनके अंदर जो ये सिंगल सेल्स हैं एपिथेलियल सेल्स, इनमें से अगर आप एक को बाहर निकाल के देखें तो वो आपसे पता चलेगा कि ये भी इन्वॉल्व हैं इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। सो इफ वी सी इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, the single epithelial cell appears to be like this. ये एक सेल है इसमें, here is the nucleus, and the network endoplasmic reticulum and some mitochondria are there, and there is Golgi apparatus, etc. So dear students, यहाँ पर this is the structure of a single epithelial cell. This is epithelial cell. ये एक उसमें से निकाल के देखा हमने। यहाँ पर देखें, These are called microvilli. ये सबसे अहम चीज microvilli. So विलाय के अंदर, हर सेल के अंदर छोटे छोटे
माइक्रोविलाई ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नजर आते हैं, ठीक है, तो दे आर ओनली विजिबल इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये इसका न्यूक्लियस, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर। सो ये माइक्रोविलाई प्लस विलाई प्लस फोल्ड्स, all these are used to increase the surface area for the absorption of the products of digestion। तो अल्लाह ताला ने इतना ज़बरदस्त किस्म का आपके अंदर सिस्टम बनाया। आपने नाम सुना होगा, देसी लैंग्वेज हम कहते हैं ओजड़ी। तो ओजड़ी कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते। मेरा मकसद यहाँ पे और कुछ नहीं, सिर्फ बताने का। अगर किसी ने देखी है तो उसमें ओजड़ी के ऊपर वो छोटे छोटे ऐसे वो बोरसा होता है, ठीक है, वो बेसिकली सारे विलाए हैं। या आपने टावल देखा हो, ठीक है, तौलिया के ऊपर वो छोटा छोटा सा बुर होता है, बिल्कुल इसी तरह सी अपीयरेंस होती है हमारी आइलियम की, ठीक है। तो उसमें वो छोटे छोटे जो बुर नज़र आ रहे होते हैं, एक्चुअली दे आर द विलाई, ठीक है। इसी तरह वो जो एनिमल्स की जो सी स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो जो ओजड़ी निकाली तो उसमें भी यही चीज़ है, ठीक है। सो दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन इन अस एज वेल एज इन दैम। सो दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। इनमें से एक निकाल कर इसमें विलाई देखे, विलाई के आगे एक सेल को देकर रखेगा, सो माइक्रोविलाई। सो दैट इज द। अब ये स्टूडेंट्स देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन कहाँ पर और कैसे और किस चीज़ की कैसे कैसे होनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं द एब्जॉर्प्शन ऑफ, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन कितने हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 हैं, मतलब कि जो यहाँ पर एब्जॉर्ब होने हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और प्रोटीन्स हैं। तो इनके जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं आफ्टर देयर डाइजेशन, उनको एब्जॉर्ब कहाँ से करवाना है, यहाँ से विलाई से। So first of all, let us see the absorption of carbohydrates। So कार्बोहाइड्रेट्स में क्या चीज़ थी, मेन चीज़ क्या है, ग्लूकोज। तो यहाँ पर जो प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे, याद रखना है, the products of digestion of carbs, मतलब कि carbohydrates, that is glucose and fructose etc. are absorbed into the blood capillaries by the combo of simple diffusion and active transport। क्लियर। तो इन दोनों के कॉम्बो से जो ग्लूकोज और ये जिनसे नॉन ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो यहाँ से एपिथेलियल लेयर को क्रॉस करेंगे, ठीक है। सो दिस इज, लेट्स सपोज दिस इज द ग्लूकोज एंड द नॉन ग्लूकोज कार्ब्स, सो दे विल क्रॉस दिस एपिथेलियल लेयर एंड एंटर इनटू द कैपिलरी नेटवर्क। इस तरह से यहाँ पर तो प्रोसेस कौन सा होगा, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन दोनों को कॉम्बो होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे एक अहम चीज़ याद रखनी है, स्पेशली हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे अहम चीज़ कौन सी है, कौन सा कार्ब है चूँकि सबसे अहम है, दैट इज ग्लूकोज। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्लूकोज के हवाले से स्पेसिफिकली आपने याद रखना है दैट among the carbs, glucose is transported via facilitated diffusion। ये बहुत अहम पॉइंट है एमसीक्यूज के लिए। वैसे बाकी चीज़ें जो दूसरे नॉन कार्बोहाइड्रेट यानी कि नॉन ग्लूकोज जो पार्ट्स हैं इस कार्बोहाइड्रेट्स के, जिनसे उनके प्रोडक्ट्स हैं, वो सिंपल डिफ्यूजन से या एक्टिव ट्रांसपोर्ट से तो चले जाएंगे। लेकिन ग्लूकोज की स्पेशलिटी याद रखनी है
कि ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड वाया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये खास चीज़ है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। तो यहाँ से फिर ब्लड कैपिलरीज से होता हुआ वो कहाँ जाएगा, यहाँ से ये कैपिलरीज दे विल एंटर इनटू द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। यहाँ से इनको कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, इनटू द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में जाकर के क्या होगा कि जो नॉन ग्लूकोज कार्ब्स हैं आर कन्वर्टेड into glucose and then they passed into circulation। अगर तो ज़रूरत है सर्कुलेशन में एनफ अमाउंट चल रही है तो फिर इनको स्टोर कर लिया जाएगा लीवर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और बाकी को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा ताकि वो बॉडी के सेल्स तक पहुंचाई जा सके, ठीक है, ताकि वो इस्तेमाल हो सके। सो दैट इज़ द एब्जॉर्प्शन ऑफ that is how the absorption of carbohydrates takes place। अब दूसरी बात, there is the absorption of proteins। तो प्रोटीन्स का हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या था जी डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज अमीनो एसिड, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ प्रोटीन्स। सो द अमीनो एसिड्स also enter via simple diffusion or active transport to the blood capillaries और ब्लड कैपिलरी से कहाँ पर जाएगा, टू द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, और वहाँ से फिर टू द सर्कुलेशन, टू द जनरल सर्कुलेशन। वहाँ पर देखा जाए कि इनकी कहाँ पर ज़रूरत है, कहीं पे इनकी जो है वो अमीनो एसिड्स वो नए सेल बनाने के लिए या नए कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए ज़रूरी हैं, या फिर वो अमीनो एसिड, अच्छा कुछ इसमें अमीनो एसिड याद रखेंगे जिनसे अमीनो एसिड यहाँ पर एंटर हुए यहाँ पर, तो कुछ अमीनो एसिड्स सम अमीनो एसिड्स आर ऑल्सो, कुछ जनरल सर्कुलेशन में चले गए, सम अमीनो एसिड्स आर यूज्ड फॉर एनर्जी, वो उसको एनर्जी हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, मतलब कि उनको अमीनो एसिड्स को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स और फिर कार्बोहाइड्रेट्स को यूटिलाइज करके एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर लिया जाएगा कुछ अमीनो एसिड्स को। लेकिन ज़्यादातर अमीनो एसिड्स आपके जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन है आपके बॉडी के स्ट्रक्चर्स के, चाहे वो फंक्शनल प्रोटीन्स हैं या चाहे वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, दोनों में, तो जहाँ जहाँ पर इनकी ज़रूरत है आइदर देयर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, वहाँ पर उनको बनाने के लिए ज़रूरत है तो अमीनो एसिड को वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। जो फंक्शनल प्रोटीन्स हैं जैसे हार्मोन्स हैं, जैसे एंजाइम्स हैं, तो उनकी जहाँ पर सिंथेसिस हो रही है, जहाँ पर वहाँ पर उनकी फॉर्मेशन हो रही है, तो कुछ अमीनो एसिड्स को वहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा, और बीच में थोड़े बहुत अमीनो एसिड्स जो है वो एनर्जी पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल होंगे। क्लियर? Now dear students, the absorption of lipids, it is much interesting as well as important। तो आपको पता है कि जो लिपिड्स हैं, they digest, lipids are digested into fatty acids and glycerol।
सो दे आर डाइजेस्टेड टू फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। तो अब इनकी एब्जॉर्प्शन कैसे होनी है, तो बड़ी तरतीब से याद रखना इस चीज़ को, सीक्वेंस है, समझना इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल मोस्ट ऑफ देम, थोड़े से अमाउंट जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की वो वाया कैपिलरी नेटवर्क में चली जाती है, ठीक है, जैसे वो ग्लूकोज और वो साथ में अमीनो एसिड्स जा रहे होते हैं। लेकिन द मेजर पोर्शन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल दे एंटर epithelial cell of the villi। और डियर स्टूडेंट्स याद रखना, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि यहां पर कौन से एपिथेलियल सेल्स हैं, कोलमनर एपिथेलियम, ठीक है, यहां पर रखना है। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, दे हैव columnar epithelium, clear? So they enter the epithelial cells and they recombine to form fats, दोबारा फैट्स बन के। अब ये फैट्स क्या करेंगे, they will leave the epithelial cells, और यहां पर प्रोसेस याद रखिएगा, दैट इज वाया एक्सोसाइटोसिस, एमसीक्यू है ये। एंड एंटर द इनटू द लैक्टील। अब लैक्टील क्या है, हमने डिस्कस किया, the lymph capillary, it is the lymph capillary, क्लियर। अब लैक्टील के अंदर मौजूद, लैक्टील में मौजूद, it will combine with proteins and cholesterol and the triglycerides, TGs, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं इसकी, ठीक है, and the phospholipids लेकिन आपकी यहां पर इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखने वाली है वो ये दो हैं कि ये जो फैट्स है जो यहां से आई थी, सो द फैट्स they will combine with these chemicals जो कि कहाँ पर मौजूद हैं, लिम्फ के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, लिम्फ के अंदर मौजूद हैं, into the lacteal, इसके साथ कंबाइन करके बनाएंगे, कंबाइन to form four important structures: the chylomicrons, which are also called as ultra low density lipoproteins, to form lipoproteins, ठीक है, और ये जो लाइपोप्रोटीन्स जो बनेंगे, जो बन रहे हैं वो ये है, एंड
The second thing is VL, DL. Number 3 is LDL, and number 4 is HDL. तो ये 4 तरह की लाइपोप्रोटीन्स बनेगी। काइलोमाइक्रॉन्स भी लाइपोप्रोटीन्स हैं, लेकिन इनको एक अलहदा से नाम दिया गया है। ये सबसे साइज में बड़ी होती हैं। जितनी भी लाइपोप्रोटीन्स ये 4 किस्म की बन रही हैं इनके कॉम्बो से, उसमें सबसे बड़ी दे आर द काइलोमाइक्रॉन्स। क्लियर? और ये अल्ट्रा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं, मतलब कि दे हैव गॉट 99% lipids and only 1% प्रोटीन्स, सिर्फ 1%। इस वजह से इनको कहते हैं अल्ट्रा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। सो ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट, इनको कैरियर भी कह सकते हैं, कि जो उनसे एब्जॉर्ब्ड फैट्स हैं उनको लिवर तक पहुंचाना, और लिवर आगे उसको प्रोसेस करके किस तरह से आगे पहुंचाता है हमारी बॉडी में, तो उसको प्रोसेस करवाने के लिए उनकी ट्रांसपोर्ट फॉर्म है मोस्ट ऑफ द लिपिड्स की, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स। दूसरा, ये दूसरी टाइप की जो प्रोटीन्स हैं, दे आर VLDL, दे आर कॉल्ड वेरी लो डेंसिटी lipoproteins. Very low density lipoproteins. LDL, they are the low density lipoproteins. And HDL stands for high density lipoproteins. तो इनका क्या मकसद है? ये तो ट्रांसपोर्ट फॉर्म है, ठीक है, ये तो ट्रांसपोर्ट फॉर्म है, मतलब कि जो आपने फैट्स खाए थे वो अल्टीमेटली एब्जॉर्ब होने के बाद काइलोमाइक्रॉन्स की शक्ल में लिवर तक पहुंचा दिए जाएंगे। ये तो ट्रांसपोर्ट फॉर्म है, लेकिन इनके अंदर प्रोटीन्स देखें 1%, ओनली 1%, और लिपिड्स मैक्सिमम 99%। इसी वजह से अल्ट्रा लो डेंसिटी कह रहे हैं। अल्ट्रा लो डेंसिटी इन द सेंस कि इनके अंदर प्रोटीन का कंटेंट बहुत कम है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं VLDL, तीसरे नंबर पर आते हैं LDL। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, इन दोनों को कहा जाता है, दे आर कॉल्ड द बैड कोलेस्ट्रॉल। दे फॉर्म द बैड कोलेस्ट्रॉल। ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। इसको बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं? बिकॉज दे डायरेक्टली enter and accumulate in arteries, leading to arteriosclerosis and atherosclerosis. क्लियर? सो इस वजह से इनको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। जबकि HDL, दिस इज कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल। इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। इसका लेवल ज़्यादा होना हमारे लिए बेहतर है। LDL और VLDL और LDL की कंसंट्रेशन अगर ब्लड में ज़्यादा होगी तो इससे दिल की और जो हमारी ब्लड वेसल्स की यानी कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स होने का खतरा ज़्यादा होगा। द पर्सन विल बी एट द रिस्क। क्लियर? उससे इसी तरह से इनके अंदर हार्ट अटैक्स और इस तरह की और मुख्तलिफ तरह की जो डिजीज़ हैं, हार्ट एंड ब्लड वेसल डिजीज़, उससे बंदा सफ़र कर सकता है। तो इनकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए। जबकि
HDL की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। ये गुड कोलेस्ट्रॉल इसको इसलिए भी कहा जाता है बिकॉज इट गोज टू लिवर, ये पहले लिवर में जाएगी। लिवर क्या करेगा इसको, इट विल पास टू ब्लड स्ट्रीम, वो उसको ब्लड स्ट्रीम में पास करेगा सो दैट टू बी एलिमिनेटेड सेफली। मतलब कि ये इस शक्ल में अगर लाइपोप्रोटीन्स होंगी, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, तो उसमें ये आसानी से बॉडी से रिमूव हो सकती हैं, जबकि ये रिमूव आसानी से नहीं होती है, ये जमा हो जाती हैं, एक्यूमुलेट हो जाती हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, तो इसलिए ये खतरनाक है। HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, मतलब इसमें प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होता है, तकरीबन 50% के करीब करीब होता है, इससे प्लस होते इसमें प्रोटीन्स होती हैं और उससे बाकी के जो उनसे ये लिपिड्स हैं उसके अंदर बाकी कंपोजिशन में। LDL में 50% से भी कम प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, नियर अबाउट 25%, और VLDL में उससे भी कम परसेंट जो प्रोटीन्स, और ये अल्ट्रा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जिनको हम काइलोमाइक्रॉन्स कह रहे हैं, इनके अंदर तो सबसे कम जो प्रोटीन का कंटेंट होता है। तो ये प्रोटीन के कंटेंट के एतबार के ऊपर हमने इनको नाम दिया हुआ है अल्ट्रा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स विच आर कॉल्ड काइलोमाइक्रॉन्स, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स एंड देयर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। तो इसमें जो अच्छी वाली हैं वो ये हैं, क्योंकि ये आसानी से बॉडी से रिमूव हो सकती हैं और ये डायरेक्टली पहले लिवर में जाती हैं, कि ब्लड वेसल्स में पहले नहीं जाती हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाती हैं, जबकि ये दोनों डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में चली जाती हैं, वहाँ पर जाकर एक्यूमुलेट भी हो जाती हैं, तो इस वजह से ये आसानी से रिमूव नहीं हो सकती। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से बन गई। अब ये सारे ये लाइपोप्रोटीन्स बन गई। अब तो ये सिर्फ हमने लाइपोप्रोटीन्स का पोर्शन पढ़ा है कि ये लाइपोप्रोटीन्स बन गई। अब ये लाइपोप्रोटीन्स एंटर कहाँ पे हो रही हैं? ऑल दीज आर कैरिड इनटू द ब्लड, ऑल दीज आर कैरिड इनटू द ब्लड। ये ब्लड में गई। ब्लड में एक एंजाइम होता है विच इज कॉल्ड लाइपोप्रोटीन lipase. This enzyme, or it is also called LPL. So this enzyme will convert the lipoproteins in lipoproteins को convert the lipoproteins, ये जो उनसे लाइपोप्रोटीन्स हैं ये सारी, इनको तोड़ेगा into lipids, again into the fats plus proteins, ठीक है। अब ये ट्रांसपोर्ट होगी। अब ये जो फैट्स हैं ये या तो इस्तेमाल हो जाएंगी, यूटिलाइज्ड। वो यूटिलाइजेशन किस तरह से हो सकती है? वो एनर्जी के लिए भी हो सकती है, वो स्टोरेज भी वो मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रक्चर्स, जबकि बाकी के जो प्रोटीन्स हैं दे मे बी स्टोर्ड, बाकी के जो फैट्स हैं दे मे बी स्टोर्ड आइदर इन द लिवर और आइदर अंडर द स्किन के अंदर, सो टू मेक द सबडर्मल फैट्स। सो दिस इज हाउ अल्टीमेटली द एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स टेक्स प्लेस एंड दैट इज द फेट ऑफ दिस लिपिड्स। जी तो स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आज के लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चन हो सो अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हमारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आपको उसका आंसर कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।